सब्जेक्ट का आपको टचअप छूटना नहीं चाहिए। आप छोड़ दोगे तो काम से गए। अभी जो एग्जाम नजदीक आ रहा है, ये तो स्ट्रैटेजी में मेंस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेंस का कुछ बीच में कर रहा था। जब एग्जाम नजदीक आ रहा है, प्रीलिम्स जनवरी में रहेगा, अभी तो ठीक है कोरोना की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया। जब भी एग्जाम पास आ रहा है तो आपको मेंस ओरिएंटेड छोड़ देना है, कंपलसरी छोड़ना है कि अभी टाइम नहीं है हमें करने के लिए उस सब्जेक्ट के लिए। प्रीलिम्स के बाद हम टाइम नहीं, अभी खाली एक आध क्वेश्चन करो बस, काम खत्म। उसको फिर से पढ़ना भी नहीं नोट्स में, क्योंकि टाइम नहीं है। इतना पुराना इतना बैक सब्जेक्ट हो गया है, उसका रिवीजन करना है। ये सब्जेक्ट चल रहा है, इसका कुछ नहीं आ रहा है, वो पढ़ना है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम पूरा बिजी है, टाइम मिलता ही नहीं, तो उसको मेंस को छोड़ देना है। ये तो अभी टेक्निकल सब्जेक्ट का हो गया। नॉन टेक्निकल में भी मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको 6 सब्जेक्ट आपके हो गए। क्वालिटी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आधा हो गया, मटेरियल साइंस हो गया आपका, मटेरियल साइंस हो गया, उसमें डिजाइन का, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी है, वो भी आपका ऑलमोस्ट हो गया। मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके हो गए। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आप कॉलेज में करते हो प्लेसमेंट के लिए, तो एप्टीट्यूड आपका हो गया, एप्टीट्यूड खत्म हो गया। मैथमेटिक्स गेट के लिए जो पढ़ रहा है वही ईएससी के लिए तो पढ़ना है आपको। इसका मैथ्स जो है आपको गेट में भी बेनिफिट होगा, ईएससी के लिए बेनिफिट होगा, वो करना है। तो इसलिए मैंने मैथ्स किया था कंपलसरी, क्योंकि गेट में भी है और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें मार्क्स में लेना है। एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग था, फिर भी कुछ मार्केट में क्वेश्चन मिलते हैं आपको, प्रीवियस प्रैक्टिस ईयर में तो करते था रहना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ। आपको कुछ 10 नहीं, आप 4-5 ही लगाओ, लेकिन लगाओ, क्योंकि ऐसा नहीं रहना है कि मेरे को आता है और कॉन्फिडेंस में जाओगे और एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाए। जो सब्जेक्ट आता है वो करना है कंपलसरी। इथिक्स रहता है, इथिक्स का मेरा इतना मानना है कि ये आदमी के पर्सनैलिटी पे डिपेंड है। जो सिविल्स के लिए प्रिपरेशन करता है उसको पूरा इथिक्स का आता है। हम इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, आप इसके लिए इथिक्स वाला सिविल सर्विस का बुक उठा के पढ़ोगे, ये तो गधे जैसा। मतलब मेरा तो मानना है, यदि आपके पास आप 2 साल का स्ट्रेटेजी रखते हो तो कर सको। सेम ईयर आपको क्लास लगा करके एग्जाम देना है, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी था और मेरा स्ट्रेटेजी हर किसी को काम आएगा, मैं गारंटी नहीं। हर एक का अपना अपना स्ट्रेटेजी है, वो रहना भी चाहिए। लाइन में फॉलो करोगे फेल हो जाओगे। हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटेजी रहता है, आपका कौन सा है आप डिसाइड करो, उसके हिसाब से करो। तो जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है इथिक्स है, तो उसका कैसा है पता चलता है कि आप अंदर से कितने ईमानदार हो, ये आपको पता है। लेकिन एग्जाम में आपको ईमानदारी दिखानी, आप बेईमान हो चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको ईमानदारी दिखानी है, क्योंकि एग्जाम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप मतलब जिंदगी, इथिक्स क्या है, आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, और प्रैक्टिकल में आइडियली कैसा होना। इथिक्स आइडियल है, इथिक्स लाइक कार्नोट साइकिल, और बाकी का आप जो कर रहे हो एक्चुअल साइकिल जैसा है। तो इथिक्स में कैसा, वो सोचता है कि इस सिचुएशन में आइडियल आंसर क्या होगा। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, रास्ते पे आप चल रहे हो, एक्सीडेंट होता है, तो भाई कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो उस आदमी को हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, लेकिन एग्जाम में उसको कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया। इंजीनियरिंग सर्विस का बेनिफिट क्या है कि ऑप्शन देते हैं। सिविल सर्विस जैसा नहीं कि आपको लिखना है, वो ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट है। इथिक्स का कितना भी पढ़ो वो आपके अंदर से ही आएगा। ईमानदारी से, ईमानदारी दिमाग में रखो, ईमानदारी से लिखना, इथिक्स हो जाएगा। आईसीटी भी टेक्नोलॉजी का है, हमारा जनरेशन टेक्नोलॉजी का है। एंड्रॉइड फोन सभी यूज करते हैं, सबको सैटेलाइट वेटेलाइट पता रहता है, इंटरनेट पता रहता है, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आईसीटी 50% आपको बैंडविड्थ ये चीजें पता रहती है, वो भी आएगा। आईसीटी 50% आता है, 50% वर्क। बाकी जो है करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंट, मैं जिंदगी में कभी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं। मैं न्यूज़पेपर ओनली इंटरव्यू के लिए पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश आता भी नहीं था, और पढ़ूंगा तो 4 लाइन में 1 लाइन पढ़ा, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला लैंग्वेज ऐसा डालता है कि वो समझता ही नहीं कंसेप्ट। तो अभी इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पर्टिकुलरली आप उसके लिए सिविल सर्विस में जैसा 3 घंटा 4 घंटा लोग देते हैं, जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन कितना आएगा, 10 मार्क का है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप क्या करो, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ता है ठीक है, 1 घंटा आप दे सकते हो, दे दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो बाकी के कंपेरेटिवली लीड देगा। जो नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं, तो बाकी सारा चीज है, वो लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम के 1 मंथ पहले वाला ईयरली मैगजीन आता है, कोई भी क्लास होता है, बहुत दुनिया भर का। इसमें तो बेनिफिट है कि सिविल सर्विस वाला भी मैगजीन अवेलेबल है, साल भर का वो मैगजीन ले लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि आप इतना डेडिकेट 10 मार्क्स के लिए इतना डेडिकेशन नहीं दे सकते। मतलब वही है, स्मार्ट स्टडी करिए करके। हाँ, स्मार्ट स्टडी करना है। इसकी मैं मेरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, किसी को पसंद बुरा लगे कि ये स्ट्रैटेजी गलत है, हो सकता है, ये मेरे लिए काम किया। एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट ये करंट से रिलेटेड है। अभी जैसे आपने यहाँ साइक्लोन आया, अभी दूसरा आ रहा है, ये तो क्यों आया, क्या हुआ, इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, एनवायरमेंटल करंट से। करंट मुझे डिफरेंस लगता है नहीं, ज्योग्राफी या कुछ भी चीजें है, ये सब इंटर रिलेटेड है। ज्योग्राफी की वजह से ही तो ये साइक्लोन वाइक्लोन डेवलप होते हैं, कि ये सनलाइट ऐसा आएगा, इसमें एयर प्रेशर ऐसा ऐसा बिल्ड होगा, उसकी वजह से मूवमेंट होगा, सी से ऊपर से जाएगा तो साथ साथ वो बादल लेके आएगा, फिर बारिश कर देगा। यही चीज है ना। तो आपको
एनवायरमेंट ऐसा अलग कुछ नहीं है, करंट में जो चल रहा है वही है। और यूपीएससी 50 साल पुराना नहीं पूछता, करंट में कोई चीज आ रहा है जो हिस्ट्री में हुआ उससे रिलेटेड पूछ सकता है। 2017 में यूएससी का पैटर्न चेंज हुआ, और मेन ये हुआ था कि मैंने इसको अपॉर्चुनिटी लिया, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट क्या हुआ, जो रेगुलरली प्रिपेयर करने वाले थे उनका तो पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन आ गया, सब लोग डर गए। तो मैंने और हम दोस्तों ने यही ठान लिया कि हम लोग अभी इक्वल है, वो लोग पहले प्रिपरेशन किया क्या किया, हम लोग को खाली टेक्निकल पुश करना है, फिर हम उनसे मैच करें। तो हम लोगों ने यही अपॉर्चुनिटी लेके टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान दिया। टेक्निकल ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक हम लोग का टेक्निकल पूरा हो गया, पूरा टेक्निकल हो गया। उसमें ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट का 100% हुआ, सिर्फ यही स्ट्रेटेजी था 70% कोई भी सब्जेक्ट होगा। यूपीएससी में आपको 100% सब्जेक्ट आना है तो आपको ये क्या बोलते हैं रेफरेंस बुक पढ़ना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कॉलेज टाइम में कॉलेज में इतना रेफरेंस बुक नहीं था कि हमें मिल पाए, क्योंकि कोई भी टीचर बोलता था ये रेफरेंस बुक ले लो, लाइब्रेरी जाने से पहले वो गायब होते थे। हम लोग को कभी रेफरेंस बुक मिला ही नहीं। अब अभी टाइम नहीं, क्योंकि एक साल में एग्जाम निकालना है तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जो मटेरियल लेना है बिलीव करना है, यही मटेरियल फॉलो करना है। ज्यादा रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने कॉलेज में पढ़ा नहीं, खाली बी गणेशन पढ़ा था, आईसी इंजन का खाली वो पढ़ा। बाकी तो जो इवन कॉलेज का लोकल टेक्स्ट बुक था उसको उस पर मैंने बिलीव किया कि हाँ ठीक है, यही ठीक है, इसका भी थोड़ा सा हमें बेनिफिट होगा, तो उस पर ही फोकस करके ज्यादा फोकस किया। 2017 में पैटर्न चेंज हुआ तो हम ज्यादा टाइम नॉन टेक्निकल पे नहीं रह सकते, क्योंकि पता नहीं हमने मेहनत किया और उसका कुछ आया नहीं तो वेस्ट होगा ना। इससे अच्छा टेक्निकल पूरा तगड़ा करेंगे। नॉन टेक्निकल पे हम क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमें आएगा तो सबको सेम आएगा। और लिटरली बताता हूँ, प्रीलिम्स के पेपर में जब गए तो हालत ऐसा हो गया, देखा इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, लिटरली मेरा हालत हो गया, भाई आप गए अगले साल फिर से प्रीलिम्स देना है हम लोगों को, वाट लग गया। मैंने सोचा, फिर मैंने क्या सोचा, मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता था, अभी मैं फिर से बैठ जाता हूँ थोड़ा, कोई भी क्वेश्चन जैसे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर वाला रहता है, रोमन 1 2 3 4 रहता है, फिर हमें एक्चुअल आंसर आते हैं, ए ऑप्शन में 1 और 2, बी ऑप्शन में 1 2 3, ऐसा जो ऑप्शन रहता है इसमें बहुत लोग गलती करते थे। अभी ये ऑप्शन असर्शन रीजन सबसे डबेस्ट लगता है मुझे, उसके बाद में ये सेक्शन लगता है। अभी इसमें क्या रहता है, आपको कुछ ना कुछ 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा चारों का चारों पता है, एक स्टेटमेंट कोई तो पता रहेगा कि हाँ मेरे को ये सही रखा, आप पढ़ लो इसमें से, ये आपको पता है 100% ट्रू है तो देखो किस में है, बाकी का ऑप्शन डिलीट मार। या आपको पता रहता है कि इसमें से ये वाला नहीं है तो बाकी का डिलीट मार दो, डेफिनेटली आपका 2 ऑप्शन जाएगा, कभी कभी 3 ऑप्शन जाता है, आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये आंसर है, निकल लो। पढ़ने क्यों पढ़ना है, जब आप फर्स्ट पढ़ोगे आपको पता है ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। एलिमिनेशन जो मल्टीपल ऑप्शन वाला है उसको 100% एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। नहीं तो क्या करोगे आप, 4 स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसके बाद में आप ये पढ़ोगे क्या आपका ऑप्शंस क्या है, ये वेस्ट है ना। आप एक पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे और वही गलत होगा और वो 3 ऑप्शन में है, गलत हो गया, बाकी 3 स्टेटमेंट पढ़ने का आपका टाइम बच गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उधर ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो एलिमिनेशन का मेथड काम करता है, यही मेथड है, ये सबसे बड़ा नुस्खा है। नहीं तो बहुत लोग यही गलत करते हैं कि पूरा पढ़ लो फिर, और इसमें क्या होता है जब मल्टीपल ऑप्शन रहता है तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशंस ऑफ, ये हम लोग सोचेंगे इसमें लेंगे हुक्स लॉ, लास्ट में नॉट लगा देते, इज नॉट लिख देते, तो क्या करते थे निगेशन कर देते। हम मेरा भी गलती हुआ है, जब मॉक टेस्ट देते थे हम तो भाई सही है, और वो ऑप्शन देंगे कि हमें जो लगता है कि ये इसमें से कौन सा वाला इसका अजम्पशन है वो भी ऑप्शन में रहेगा, कौन सा अजम्पशन है वो भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में हम लास्ट 2 सेंटेंस पढ़ना है। नहीं तो जल्दीबाजी में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कार्नोट का अजम्पशन बस खत्म ये है, और नीचे दिखाता है इज नॉट या हुक्स लॉ का कौन सा है, तो यही गलती करते थे। इसमें ये 2 चीजों में बहुत ध्यान रखना है, एक तो पहले लास्ट 2-3 वर्ड्स पढ़ना है, और दूसरा है कि ऑप्शन देखो आपको नहीं आता है, एक बार पहला स्टेटमेंट हवा नहीं लगता, दूसरा स्टेटमेंट हवा, तीसरा का हवा लगता है, तीसरा देखो एलिमिनेट करो, चौथा देखो एलिमिनेट करो। अब इसमें भी क्या मिलता है, अभी बचा है 2 ऑप्शन, उसमें से पता चलता है कि अभी 2 ही स्टेटमेंट है, हमें पता है कि ये हमारा मतलब 1 2 3 एक में रहेगा और एक में रहेगा 1, एक में रहेगा 1 3। अभी आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन में 3 कॉमन है, तो छोड़ दो ना, 3 होगा ही होगा। अभी हमें चेक करना है 1 2 सही है या ओनली 1 सही है, सही है ना। तो सेकंड पे 1 भी कॉमन है, तो सेकंड है या नहीं, वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तुक्का लगाना। अभी इसमें कैलकुलेटेड रिस्क है। मैंने ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन हमें फिक्स पता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं है, ये 2 ही ऑप्शन बनता है, अभी इसमें आपका सिक्स सेंस क्या बोलता है कि ये हो सकता है, नहीं तो ये 50% चांस है, मिलेंगे तो 2 मार्क मिलेंगे, नहीं होगा तो 0.66 निगेटिव में जाएगा, 2 तो गए प्लस 0.66। तो मैं क्या करता था, मेरा यही स्ट्रेटजी,
मैं 4 क्वेश्चन लगाऊंगा, ऐसा वाला कि जो मेरे को आता नहीं। 2 ऑप्शन 100% नहीं है, ये 2 में से कौन सा तो है। अभी इसमें क्या 4 में से वर्स्ट क्या होगा, 4 में से चारों गलत होगा, ऐसा तो होगा नहीं। एटलीस्ट एक, क्योंकि 50% चांस है, 50% चांस है तो 2 क्वेश्चन सही आना है। लेकिन ठीक है, गलती से ये 3 गलत हुआ, 1 सही आया, तो तीनों का आपका मार्क्स गया, ऑलमोस्ट 2 मार्क्स गया नेगेटिव में, मिला 2 मार्क्स, 2 मार्क्स गया, बैलेंस कितना है 0। लेकिन सोचो यदि 4 में से आपका 2 सही आया तो फिर आपको नेगेटिव कितना हुआ, फिर 1.23 मतलब 1.3 नेगेटिव हुआ, मिला कितना 4 मार्क्स। जो कि आप ये क्वेश्चन आपको पता है कि आता नहीं है, 0 मार्क्स मिलने वाला था, अभी मिला कितना 4 में से आपको 1.3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आपको मार्क्स मिल गया। तो ये आपको कैलकुलेटेड रिस्क, एग्जाम क्रैक करना है तो ये स्ट्रैटेजी लगाना है। तो सेम स्ट्रैटेजी मैंने ईएससी के पेपर 1 में लगाया। मैंने देखा, पेपर पढ़ा, भाई कुछ हवा नहीं लग रहे, इवन असर्शन रीजन में भी 50% ही आ रहा था, 50% नहीं आ रहा था, इतना मैं बोला गया काम से गया। तो मैंने सोचा 50 आउट ऑफ 100, मुझे ही नहीं सबको यही क्वेश्चन है, सबकी वाट लग गई है, हमें स्ट्रैटेजी लगाना है एटलीस्ट 50 अटेम्प्ट हो जाए। कि 50 अटेम्प्ट हो जाएगा, 70-80 के आसपास तो मार गए नेगेटिव छोड़। तो ये स्ट्रैटेजी के चक्कर में मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और मुझे टाइम नहीं मिला पूरा रिव्यू करने के लिए। वंस पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, उसमें से जो आ रहा था वो किया, नहीं आ रहा छोड़ दिया। एग्जाम हॉल से जब फिर पेपर 2 हो गया, घर में आ गया, जब घर आके मैंने जब देखा तो मेरा 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था। अरे भाई ये क्या हुआ, मैंने तो 78, अभी तो बहुत निगेटिव में जाऊंगा, मर गया। जब मैंने कैलकुलेट किया क्लासेस वाला जब आंसर की दिया, तो उस टाइम मेरे को पता चला कि मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया ये 50% वाला, क्योंकि मेरा गारंटी था मुझे 100+ मार्क आए, जो कि मैं सोच रहा था 70-80 मार्क के, और मुझे 106 मार्क्स आए, जो कि बहुत सारे लोग है 100 मतलब मुश्किल है, 106 मार्क्स आए। और इसी में उस टाइम कट ऑफ लगा था 232 मार्क्स का, और उस टाइम मुझे मार्क्स मिले थे 270, 28 मार्क्स का मुझे कट ऑफ से लीड मिला, जो कि मुझे पता था कि एक्चुअली मेरा एस्टिमेट था 290 तक आएगा, यूपीएससी के इसमें मुझे 270 आया, ठीक है। लेकिन फिर कंपैरेटिवली बाकी के कंपैरेटिवली मुझे बहुत अच्छा मार्क्स, 270 मार्क्स, 28 मार्क्स का लीड है, तो मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में फायदा होगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको प्रीलिम्स में रखना है, तो एग्जाम में सिचुएशन बेस पे भी डिसीजन लेना है, और आपको ये पूरा स्ट्रैटेजी पता है, एलिमिनेशन ऐसे क्वेश्चन को यही स्ट्रैटेजी वर्क होता है 100%, मैं नहीं, हर किसी को ये स्ट्रैटेजी वर्क होगा। असर्शन रीजन को ज्यादा लगाएंगे तो बाद में आपको आएगा, कंपलसरी आएगा। तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड हुआ, प्रीलिम्स में आपने रिवीजन किया, लास्ट 2 मंथ्स में तो बिल्कुल देखना ही नहीं कुछ, ओनली रिवीजन करना है। 70 पर एक टीचर था, उसने बताया था यूपीएससी में आप क्या कर रहे हो उससे अच्छा क्या छोड़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्या कर रहे हो। 70% सिलेबस से आपको 80% क्वेश्चन आते हैं, 30% सिलेबस से 20% क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी कभार, और वो इतना डेंजर सिलेबस रहता है, वो पूरा बाउंसर जैसा रहता है, और टाइम नहीं रहता। बेशक आपके पास टाइम रहे, मैं बताता हूँ, दिसंबर में हमारा 2 ही मैंने मॉक टेस्ट दिया था, फुल सिलेबस 2 दिया था, लेकिन सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट कंपलसरी होना है। बहुत लोग क्या करते हैं, 50 क्लासेस है, हर क्लास का सब्सक्रिप्शन ले रखते हैं, फिर उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट 50 क्लास का लगाने से कुछ मतलब नहीं। फुल सिलेबस एक आप क्या करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, वो बेनिफिशियल रहेगा, या फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट तभी देना है जब आपका पूरा सिलेबस आपको लगता है कि हाँ हो गया है भाई, अभी एग्जाम नजदीक आया, हमें जांचना पड़ेगा हम कहाँ पे। तो फुल सिलेबस टेस्ट आपको कंपलसरी उसी टाइम लगेगा। सब्जेक्ट वाइज आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो उस टाइम भी दे सकते हो, कंपलसरी दे सकते हो। सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे मैंने बोला था मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, सेकंड चालू हुआ, तो आपको जब कॉन्फिडेंस आता है तो बीच में आप एक सब्जेक्ट का 1-2 घंटे का टेस्ट टाइम निकाल सकते हो सैटरडे संडे। वो आपका स्ट्रैटेजी है, वो आपको आपके टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन, कोई क्लास करके कर रहा है, कोई सेल्फ स्टडी वाला है, कोई लास्ट ईयर क्लास किया अभी फिर से प्रिपरेशन कर रहा है, तो हर एक को अपने हिसाब से आपको एग्जाम कब देना है वो डिसाइड करना। फिर लास्ट टाइम जो था मैंने टेस्ट दिया, फुल सिलेबस टेस्ट दिया, सब हो गया। अभी मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा अच्छा खासा हो गया। अभी जो मैंने 30% एरिया छोड़ा था, अभी क्या है कि किसी को लगता है ना हमने ये किया, लेकिन अभी क्या है हमें स्कोर करना है। बाकी लोगों से हम अलग क्या है, बाकी लोगों से हमारा एज क्या है जिससे हमें मार्क्स मिल सकता है। तो जो 30% हमारा छूट गया जो हम कर सकते हैं, 30% में से भी 50% आपको इजी रहेगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे आ जाएगा। तो फिर मैंने एग्जाम के जो लास्ट के 15 डेज है उसमें स्ट्रैटेजी ये रहता था 2 दिन में टेक्निकल का ये पार्ट खत्म करना है। मतलब पेपर 1 पेपर 2 है ये मेंस का, वैसे ही मैंने डिवाइड किया था। प्रीलिम्स में भी 2 दिन में ये सेक्शन कवर होना है, पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन होना है। उस टाइम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगा था, 2 दिन का पूरा रिवीजन करना है और एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। फिर 2 दिन का बचा हुआ 2 दिन का फिर से रिवीजन करना है, एक फुल सिलेबस टेस्ट। अभी आप बोलोगे कि 2 दिन का आपने
पेपर 1 का आपने रिवीजन किया, पेपर 2 का किया ही नहीं और फुल सिलेबस टेस्ट दिया, तो उसमें तो पता चलेगा मेरे को पेपर 2 का भी कुछ नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, हम तो रिवीजन कर रहे हैं ना, लेकिन बिना पढ़े भी हमें कितना आ रहा है उसका, कौन सा टॉपिक विदाउट रिवीजन हमसे छूट रहा है। तो वो आपको स्ट्रेटेजी लास्ट 2 वीक्स में आपको डिसाइड करना है क्या क्या कर सकते हो। लास्ट 2 वीक्स में आप फुल सिलेबस टेस्ट पे फोकस करो, और कुछ आपका पोर्शन आपको बताता है, आपको ये दे सकता है छूट गया, उसको टाइम रहता है प्रोवाइडेड। मेरा स्ट्रेटेजी था लास्ट 2 वीक्स में नॉन टेक्निकल हाफ डे में, मतलब टेक्निकल को हाफ डे, नॉन टेक्निकल को हाफ डे। अभी हाफ डे में आपको आपका स्ट्रेटेजी है तो 2 दिन में कंप्लीट करना, बचा हुआ हाफ डे में नॉन टेक्निकल पे फोकस करना, क्योंकि ये ब्लैक होल है, पता नहीं आपको कहीं से आ सकता है, और गलती से आपने पढ़ा। लिटरली बोलता हूँ, मैंने एक नोट्स पढ़ा था, उस नोट्स में से एक क्वेश्चन जो पेपर 1 में जो क्वेश्चन आया था, खाली एक क्वेश्चन मुझे एज इट इज क्वेश्चन मिला था, बाकी सब बाहर थे। लेकिन वो पता इतना पढ़ा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ गया। और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन का मतलब मीनिंग कितना होता है। मेरा रैंक 31 था, रेलवे में 26 जनरल के सीट थे, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मुझे पता था कि मिलेगा तो रेलवे मिलेगा, नहीं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिलेगा, सेकंड चॉइस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अभी मैं तो लटक गया ना, 26 रैंक है, 26 वैकेंसी है, मेरा 31 रैंक है, मिलेगा नहीं मिलेगा लगता है ना। और उसमें मुझे जब पता चला, मुझे एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग होगा, तो मेरे साथ एक प्रिपरेशन करने वाला था, उसका जस्ट मेरे नेक्स्ट रैंक है, उसको ये नहीं मिला, रेलवे नहीं मिला। मैं मैकेनिकल का 31 रैंक और 32 रैंक दोनों को सेम मार्क्स है हम लोगों को, लेकिन उसका रैंक एक जस्ट एक्स्ट्रा है, सेम मार्क्स है। गलती से मेरा एक मार्क्स भी छूट जाता तो मैं आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और रेलवे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जमीन आसमान का फर्क। तो मैं एक मार्क का कितना रहता है। और मेरा प्रीलिम्स का मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा ये था कि मैंने क्लासेस किया था, तो उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस आया था कि मेरा पेपर होके मेरे को 15 मिनट बच जाता था, दोनों पेपर, हर पेपर में मेरे 15 मिनट्स बच जाते थे। तो मैं क्या करता था, पूरा पेपर सॉल्व करता था और OMR शीट में लास्ट में फिलअप करने के लिए, और जो कि हमारे टाइम क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टाइम था, हमने प्रैक्टिस किया था, इजी पेपर आ गया डिफिकल्ट पेपर। पेपर 1 में मेरा ऐसा हुआ है कि मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, GS का था, और नीचे वाला जो क्वेश्चन था जो मेरे को आता था, तो उसका गलती से मेरा जो क्या बोलते हैं फीलिंग करना है, वो जो मैंने स्किप किया था उस पर मैंने OMRS में भर दिया, और ऐसे एक नहीं 2 क्वेश्चन को हो गया, तो ऑलमोस्ट मेरा 1.2 क्या है हिसाब से 1.3 मार्क्स मेरा फालतू में वेस्ट हो गया, जो कि मैं स्किप किया था, लेकिन अपना एरर। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप डिसाइड करो कि 20-25 क्वेश्चन होने के बाद OMRS शीट में कंपलसरी एंट्री करो, क्योंकि मेरा गलती है, मुझे पता है एक मार्क्स गलती से छूट जाता तो मैं आज रेलवे में नहीं। मुझे पता है रेलवे में और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का, इतना अपॉर्चुनिटीज है, इतनी सारी चीजें हम लोग। हाँ सर, बहुत सारी चीजें एकदम आपके पास वही है ना, आप अपना चीज और लगा दीजिए, मतलब वो एक मार्क्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है, वो एक रैंक कितना इम्पोर्टेंट रहता है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। और इवन मैं बता दूं, इस एक मार्क से रेलवे मिल गया, जोन एलोकेशन में भी फिर बाद में आपको फर्क पड़ता है। मतलब पहले तो सिलेक्शन है, उसके बाद में डिपार्टमेंट मिलना है, डिपार्टमेंट भी मिलने के लिए बहुत मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिपार्टमेंट मिल जाते तो पोस्टिंग में भी बहुत मैटर करता है। तो यही था, मतलब प्रीलिम्स तक का सफर ऐसा ही था। और मैं बता दूं, मेरे पूरे प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट, मतलब यदि प्रीलिम्स के टाइम में मेंस होता तो मेंस में मेरे को जितना मार्क्स मिला उससे ज्यादा मार्क्स मिला, क्योंकि हर एक के लाइफ में ये रहता है कि प्रीलिम्स होता है उसके बाद में गेट। अभी मैं गेट पे चलता हूँ, मेरे दिमाग में एक मिथ था कि गेट से क्या है, BSc मिलता है, मुझे जाना नहीं है, और एमटेक तो बिल्कुल नहीं करना है, 2 साल जाना है, उसके बाद में घूम फिर के, मतलब सीधा जाने से अच्छा घूम फिर के हमें फिर उसी रास्ते आना। तो एमटेक बिल्कुल करने मन में नहीं था, और PSc में जाने का ऐसा मुझे इतना पता नहीं था। तो मैंने 7 जनवरी को हमारा एग्जाम हुआ है, इस दिन मैंने पूरा मजा किया, पूरा मजा किया, एंजॉय किया, घर गया। मैंने एग्जाम के पहले दिन में रिवीजन किया, जो मेरा रिवीजन बुक था वो रिवाइज किया। मेरा एक गलती हुआ, गेट और ESC में कुछ लोग बोलते हैं ना कि गेट का स्ट्रेटेजी कैसा होना, ESC का स्ट्रेटेजी कैसा होना, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया वो स्ट्रेटेजी दोनों को फिट होता है। और हर किसी का स्ट्रेटेजी है जो ESC करता है, ESC का स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो ESC तक, वो जो बीच वाला टाइम है उसमें आपको क्या करना है। एक तो चीज है वर्चुअल कैलकुलेटर कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। मैंने वर्चुअल कैलकुलेटर प्रैक्टिस नहीं किया, मेरा टाइम वेस्ट हो। मुझे पता है कि क्या वर्चुअल कैलकुलेटर आप यूज नहीं करते, पता था कि वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, आ जाएगा, अभी इतना किया तो वो तो आ ही जाएगा, यही सोच के मैंने बिल्कुल वर्चुअल कैलकुलेटर प्रैक्टिस नहीं किया, और उसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ। और दूसरा है
टाइम मैनेजमेंट मतलब मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन इतना लगाया था कि मेरा क्वेश्चन ले लूंगा तो ऑटोमेटिकली 1.2 मिनट्स मेरे दिमाग में आता था। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन होता है, हो रहा है, लगा देंगे, नहीं हो रहा, 1.2 मिनट्स के बाद मेरा 100% क्वेश्चन स्किप होता था। चेंज होना ही होना है, इतना मेरा माइंड डेवलप हुआ था। और दूसरा है कि मैंने प्रीलिम्स का जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने क्लास लगाया था, तो क्लास में क्या क्वेश्चन देते हैं, तो हम बाकी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एकदम सजा धजा कर लिख लेते हैं। उसके बाद में टीचर का आंसर देने का वेट करते हैं या कोई बच्चा बताए। गधे हो गए, तुमने क्लास लगाया, तुम्हें कितना आता है, नहीं तो देखो ना, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, गलत होता है तो ठीक है, उसके बाद में खुद से चालू करो। बहुत लोगों का यही गलती है, क्योंकि उनका क्या रहता है, नोट सजाना है, ये नहीं अल्टीमेट एम होगा। टीचर ने बताया आप ट्राई ट्राई करो, फिर पता चलेगा आपने जो आंसर निकाला है और दूसरे का है वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा, टीचर का मैच हो रहा है तो सही है, आपको यही चीज आता है तो उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्लास लगाया तो वो आपको एनालिसिस स्टडी पार्ट है। बहुत लोग क्लास को नोट सजाने के लिए इसमें लेते हैं, मुझे वो सबसे गलत चीज है। तो नोट्स नोट्स पे आया था ना, तो उसमें कैलकुलेटर ये किस लिए आया था कि उसमें ही, क्योंकि कंपटीशन है कि आप सॉल्व कर रहे बाकी वाला सॉल्व करा, तो मेंस का क्वेश्चन देगा तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो वही मैं वर्चुअल अपना कैलसी यूज करता था। बाकी घर में जाओ, इवन गेट का क्वेश्चन भी लगाऊंगा तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग को इतना गंदा, इंजीनियर्स को इतना गंदा आदत लग गया है कि हम 5+5 के लिए भी कैलसी यूज करते हैं। हम लोग को इतना माइंड ये हो गया, तो इसलिए हमने माइंड को इतना ट्रेन किया। तो क्या मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था कि मैं कैलसी यूज करूँ, लेकिन गेट में क्या होता है, पॉइंट्स ज्यादा रहते हैं मैन्युअली करने में। गेट में क्या है, सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता, गेट में कैसा रहता है, 3 चीजें रहती है। मतलब सोचो क्वेश्चन पूछा है तो वो क्या पूछते हैं, एक सॉल्व करो, दूसरा आंसर आएगा, उसको तीसरे में डालो, वो आंसर गेट को चाहिए। ये सेम क्या है, उसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 स्टेप में 3 क्वेश्चन। तो गेट में क्या है, थोड़ा इसलिए तो 3 मिनट मिलता है, उधर इधर 1.2 मिनट मिलता है। मेरा गलती सबसे बड़ा ये हुआ कि मैं 1.2 मिनट से 3 मिनट में शिफ्ट हुआ नहीं। मैं पेपर दिया, ऐसा नहीं कि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर मस्त था गेट में, लेकिन मेरा जब मैं घर में आया मैंने देखा कि मैं गधा था। मैंने 1.2 मिनट के चक्कर में मेरा एक बार पूरा हो गया, गेट का पूरा हो गया, लेकिन यही है ना कि इतना क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ छूट गया। बाकी मैंने फिर से लिया कि 1.2 मिनट का चक्कर नहीं लगा था, 3 मिनट्स का लगा देता तो वो क्वेश्चन वही हो जाता, मेरा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता। एक क्वेश्चन मुझे अभी भी पता है, ये क्या बोलते हैं, टॉलरेंस का क्वेश्चन आया था मेट्रोलॉजी से। मैंने फर्स्ट टाइम जो किया था और सेकंड टाइम फिर से अटेम्प्ट किया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम का जो आंसर आया था और सेकंड टाइम का जो आंसर है उनको मिला के लगाना था। मैंने मिलाया नहीं, एडिशन किया ही नहीं, वो लगाया। तो मेरा निगेटिव न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, निगेटिव मार्किंग तो नहीं था, लेकिन 2 मार्क्स उधर चला गया। तो मैंने आने के बाद पता चला कि भाई मैंने ऐसा क्या गलती किया कि मेरा छूट गया, आंसर तो लगाया लेकिन टॉलरेंस को ऐड, क्योंकि इसमें क्या हुआ, फर्स्ट टाइम किया मैंने, फिर आधे घंटे बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये गैप पड़ा, कंटिन्यूटी मिस हुई। एक क्वेश्चन ऐसा था कि बस 2 स्टेप बचा था, 2 स्टेप बचा था, लेकिन 1.2 के चक्कर में मेरा बॉडी एडजस्ट ही नहीं हो रहा था कि मेरे को 3 मिनट देना है। प्रेशर ऑटोमेटिक 1.2 मिनट्स का प्रेशर नया क्वेश्चन पे चला गया। यही है सभी लोगों को, बहुत लोगों का रैंक, ऐसा नहीं कि मेरा रैंक नहीं यार, मेरा 589 रैंक आया था इसमें गेट में। लेकिन वही है कि 589 जनरल कैटेगरी कुछ मायने नहीं करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको 589 आया तो कुछ नहीं, 250 के पहले आए तो पीएसयू मिलेगा, नहीं तो ये मिलता। मतलब मुझे पता चल गया उस टाइम कि ऐसा चीजें होता है। और गेट का दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है करके। ये स्ट्रेटेजी आपको ईएससी प्रीलिम्स तक आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो। खाली प्रीलिम्स होने के बाद आप क्या करो, वर्चुअल कैलसी पे ध्यान दे दो, थोड़ा वर्चुअल कैलसी पे ज्यादा फोकस करो। प्लस आपका जो 3 मिनट का है ना, वो माइंडसेट भी चेंज हुआ है। माइंडसेट चेंज होना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मिनट ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। उस पर आपको वर्कआउट करना, ये वर्कआउट करना, ये जो मेरा गलती है वो बाकी लोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली रहता है। फिर दूसरा चीज है कि मिथ मेरे मन में था कि पीएसयू और इसका क्या बोलते हैं आईआईटी का इतना कुछ नहीं। जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, गेट का रिजल्ट नहीं आया, मैं जब दिल्ली में गया मेंस के लिए, तब मेरे को पता चला कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा गलती किया है। क्योंकि उधर सब लोग यार ओएनजीसी मिलेगा, आईओसीएल मिलेगा, नहीं मैंने तो उसके लिए सोचा ही नहीं। मैंने गलती किया ना, मुझे पेपर के बाद में पता चला यार मैंने गेट को बहुत लाइटली लिया। और फॉर्म भी ऐसे भरे थे मैंने कि ज्यादा पीएससी का फॉर्म नहीं भरा। आईआईटीज का भी मैंने 3 आईआईटी का ही फॉर्म भरा ओवर कॉन्फिडेंस में, उसमें भी 2 ही ब्रांच डाला। इसलिए मैं मतलब बाद में पता चला कि मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, मैंने 2 ही आईआईटी का थर्मल और डिजाइन ही डाला। आईआईटी बॉम्बे ने बुलाया नहीं, किसी आईआईटी में बुलाया नहीं। मेंस का पेपर 14 मई का था, मेंस का दिल्ली में था। मेरे दोस्त को इंटरव्यू का कॉल आ रहे हैं, भाई उनका सिलेक्शन हो रहा है, मुझे कॉल ही नहीं आ रहे। मुझे कॉल आया ओएनजीसी का, ओएनजीसी में 569, मतलब उस रैंक में जनरल कैटेगरी से हो आप तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंटरव्यू देके आओ, मजे लेंगे, रिटर्न आ जाएंगे, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। एक्सेप्शनल है कि आपने बहुत बढ़िया
15 आउट ऑफ 15 भी मिले इंटरव्यू में, फिर भी आपका डिफरेंस कितना है उस टाइम, मतलब बाकी लोगों के और आप में, क्योंकि वो 15 60% प्लस 15% प्लस आपका एजुकेशनल कुछ वो उसमें आते हुए तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो आपको 10-15 में से 10 मार्क आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू में, आपको बहुत तगड़ा देना पड़ेगा। और वो IOCL का तो ऐसा है कि भाई IOCL में नहीं होगा, IOCL तो 100% टॉपर, गेट के जो टॉपर्स है 300 तक रैंकर्स रहेगा, जो हमारे टाइम के था, अभी का सिनेरियो मुझे ये भी चेंज हुआ होगा, यही है कि 300 तक बुलाएंगे, गेट वाले बुलाते ज्यादा रैंक तक, लेकिन सिलेक्शन 300 तक ही होता है, उससे ज्यादा लोगों का नहीं। मुझे 2 ही PSU का कॉल आया था, मेरे दोस्त को सिलेक्शन हो रहा है, बढ़िया जा रहा है, मैं तो टेंशन में आ गया भैया, हमारा तो दिल्ली में गया ना, मुझे पता चला कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे पास कुछ बैकअप नहीं है। और उस बीच में उन लोगों का IIT के फर्स्ट राउंड में नंबर लगा, इस IIT में लगा, वो बॉम्बे में मिला, किसी को मद्रास में मिला, भाई सेकंड राउंड आ गया, भाई मेरे को कॉल ही नहीं आया, सब राउंड खत्म हो गए, बॉम्बे का तो खत्म हो गया था, खाली मद्रास से और खड़गपुर से मुझे होप था, दोनों का खत्म हो गया राउंड, मर गया। मैं बोला अभी इस साल मेरे को गेट भी गया, अभी बचा EAC, और EAC में नाम भरोसे है कि मेंस लिखा, मेंस पे आता हूँ, 14 मई को हमारा मेंस था, मेंस में स्टार्टेड, मेंस में मैं क्या है चीजें थोड़ा इधर उधर से भाग जाता हूँ टॉपिक से, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कोरिलेशन है, तो मेंस में आता हूँ। मेंस में मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब, मुझे पहले ही था, मैंने बता स्टार्टिंग में ही पता कि मेरा एवरेज मार्क्स आएंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। टेस्ट सीरीज में मुझे पता चल गया था कि हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा कि बाकी लोगों को सेम कंटेंट है, सेम आंसर है, इसको 10 में से 8 मिलेगा तो मेरे को 7 नहीं तो 6 मिलेगा, मतलब देखने से हमें पता चलता है ना कि मैं भी चेकर रहता और 2 आंसर शीट आता है, एक खराब लिखा है भाई, पढ़ने में मुश्किल हो रही, तो मैं उसका आधा 1 मार्क काट देता, तो मुझे पता था मेरा ऐसा ही, तो मेरे मार्क्स तो कटने वाले। एग्जाम में पेपर 1 में मैंने, मतलब अभी मेंस से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, पूरा मेंस से रिलेटेड, फिर इंटरव्यू के बारे में जाता हूँ और इसके, तो मेंस में अपना पेपर 1 पेपर 2 पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि डिजाइन रहता है, और पेपर बहुत लोगों का, अभी मैं कुछ डाउट क्लियर करता हूँ, मेंस में बहुत तगड़ा प्रिपरेशन करना होता है। मेंस में मैं बोलता हूँ कि 30-40 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का देखोगे, वही उस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। प्रीलिम से ज्यादा मेंस सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, डेरिवेशन देखो 30-40 से ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखो, टॉम में देखो 57 या 60 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं, उन्हीं में से घूम फिर के एक टॉपिक का सबसे वर्स्ट क्वेश्चन, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन, उसमें और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन घुसा है, जैसे हम क्या बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल ले लो सिंपल सा, उसमें पूरा ये इफिशिएंसी, वो इफिशिएंसी, रीजनरेशन, ये वो पूरा डाल दो, ये क्वेश्चन हो गया तो पूरा कंसेप्ट आ गया ना, एक क्वेश्चन नहीं करना है आपका, RAC का पूरा कंसेप्ट उसमें। पावर प्लांट में भी सिमिलर है, टर्बाइन का इफिशिएंसी ले लो, इंटरकूलर का इफिशिएंसी ले लो, रीजनरेशन डाल दो, रीहीट डाल दो, एक क्वेश्चन कर दो, 50 क्वेश्चन का जरूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि खाली EAC का करना है। मेंस में आपको देखना है IFS और सिविल सर्विस का जो है वो मेंस का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी वैरायटी मिलता है, और इसमें रहता है इंटरचेंजेबल, 4-5 साल बाद उधर का क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट हो। डेरिवेशंस तो मैं बोलता हूँ आंख मूंद करके आप पूरे IFS, सिविल सर्विस एंड इंजीनियरिंग सर्विस सबका मिला के छाट लो आप, ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन, और आपको पता चलेगा एक डेरिवेशन होता है वो सबका बाप है, कि वो सबसे ज्यादा है, और बाकी के डेरिवेशन हाफ हाफ रहते हैं, ये आधा आएगा दूसरे में आधा आएगा, तो उतना डेरिवेशन कर दो, आपको 20% का ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है। डेरिवेशंस का पार्ट हो गया इसमें। अभी क्या आता है, जैसे मैं लेता हूँ मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस में आपको ज्यादा चीजें नहीं है, अभी पूछेंगे आयरन कार्बाइड डायग्राम, आयरन कार्बाइड डायग्राम में क्या है, आपको आयरन कार्बाइड डायग्राम डिस्क्राइब करने के लिए आएगा, आपको बोलेंगे कि ये उसमें क्या रहता है, पेज चेंज रहता है, इसमें से ये होगा क्या होगा, न्यूमेरिकल बनता है, तो ये एक ही आयरन कार्बाइड डायग्राम है, उससे पूरा कास्ट आयरन भी आपको फिर हो जाता है, क्योंकि आगे कास्ट आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, माइल्ड स्टील है, पूरा चीज हाइपर हीटेड टाइप, हाइपर हीटेड टाइप, ये सब चीजें आपको पता चलता है कि एक टॉपिक है जिसमें मेंस में क्या रहता है, आप देखेंगे 70% एरिया जो रहता है उसमें ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेंस में फिक्स है यही रीजन पे क्वेश्चन आएंगे, 2-4 साल देख के क्वेश्चन देखोगे आयरन कार्बाइड डायग्राम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही कंपल्सरी, फ्री में आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, लेकिन आपको उससे आएगा आइदर हाँ, मेंस का बहुत इजी है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या हर एरिया कवर करना है, मेंस में कुछ एरिया छूट भी जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल है, वही एरिया से क्वेश्चन आप एरिया पिक कर सकते हो, इसी पे क्वेश्चन आता है। एनालिसिस मेंस पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चले आइडिया लगेगा कि ये एरिया कवर कर दूंगा, मेरा 70-80% प्रिपरेशन हो जाता है। तो मेंस में यही करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, कि कौन सा एरिया, वो एरिया प्रिपरेशन करना है और तगड़ा क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चंस करो। मैंने भी मेंस में आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है,
अभी मैं बताता हूँ क्या है, मटेरियल साइंस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड बताता हूँ। तो उसमें हम लोग को रहता है नॉन कन्वेंशनल प्रोसेसेस, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ये वो रहता है। अभी ये बोलेंगे प्री में इसका प्रिपरेशन कैसा होता है। अभी देखो प्री में क्या आता है, इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग किस में यूज होता है, उसमें क्वेश्चन आएगा ये मटेरियल कौन से मेथड से बना सकते हैं। ऑप्शन में आएगा ईसीएम आएगा, अलग अलग मेथड आएंगे, नॉन कन्वेंशनल मेथड। तो जब आप नोट्स में है ये मेथड कितने थिकनेस वाले मटेरियल के लिए यूज होता है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। मेंस में भी होगा, लिख सकते हैं ना, ये इतने थिकनेस वाले मटेरियल इससे होते हैं। इसमें आएगा आपका प्लास्टिक वाला मटेरियल होता है, स्टील वाला होता है, या दूसरा कौन सा मटेरियल होता है। तो इसमें क्या इसका एप्लीकेशन आता है, कौन सी एरिया में कौन से मटेरियल में आप यूज कर सकते हो। फिर प्रीलिम में क्वेश्चन क्या होता है, ये मटेरियल कौन से मेथड से आप बना सकते हो, तो हो गया ना आपका यही मेथड है। फिर आपको आता है, कभी कभी आता है कार्बोरेटर का डिजाइन या पिस्टन जो है वो कौन से मेथड से मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी ये एप्लीकेशन, एडवांटेज और एप्लीकेशन, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ढूंढना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है। तो यही है प्रीलिम्स में क्या किया आपने, हाँ ये मेथड है, इतने थिकनेस वाले में मटेरियल में यूज होता है, ये इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कभी कभी पूछे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो आपको मिलेगा आईसी इंजन का जो क्या बोलते हैं केसिंग है वो किससे बनता है, पिस्टन है वो किससे बनता है, पिस्टन रिंग है वो किससे बनता है। इससे एक तो रहता है मटेरियल कौन सा रहता है, दूसरा है मेथड कौन सा है। तो हो गया ना, प्रीलिम्स में भी वही पूछ रहे, ऑप्शन में दे रहे, मेंस में भी आपको क्वेश्चन आ गया तो आप में पूरा एकदम, क्योंकि आपके पास नॉलेज है बाकी लोगों के, और आपने यही इम्पैक्ट डिफरेंस है। मेथड तो हर कोई लिखेगा इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है, चेकर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई वही लिख रहा है, बाकी और आप में क्या इम्पैक्ट, आप उसका एप्लीकेशन कितना है, एडवांटेज कितना। तो प्रीलिम्स में ये पार्ट आपका कवर हुआ है। अभी इसमें क्या है, आपको थोड़ा डायग्राम पे ध्यान देना है, आपका एप्लीकेशन कुछ कुछ आपने छोड़ दिया होगा, तो और दो चार प्रिपेयर करो कि ये मैं क्वेश्चन आएगा तो इसमें 3 एप्लीकेशन डालूंगा, 3 एडवांटेजेस का वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा रहेगा, इसमें मैं डायग्राम यहाँ पे रहेगा। ये आपको मेंस ओरिएंटेड, मेंस में क्या स्ट्रक्चर आपको रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो मार्क्स देखना है, 20 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। मुझे अभी भी याद है कुछ गियर का कुछ क्वेश्चन आया था जिसका कि 5 मार्क से औकात नहीं था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसको 20 मार्क दिया था। अभी 5 मार्क का क्वेश्चन को मैं 4 स्टेप में सॉल्व करके देखूं तो कुछ मार्क्स मिलेगा क्या, चेकर मुझे मार्क्स नहीं देगा। फिर उसमें मुझे पता था कि 3-4 स्टेप का है, उसने पेपर में 3 पेजेस देखे थे। अभी तो मेंस का चेंज हो गया कि आपको प्रिंटेड क्वेश्चन मिलेगा, नीचे आंसर के लिए स्पेस मिलेगा। 3 पेजेस है और मैं आधे पेज में लिख दूंगा तो चेकर में मुझे कितना मिलेगा, 8 से 10 मार्क देगा, उससे ज्यादा देगा। 20 मार्क तो खींचना है तो भाई उससे रिलेटेड अजम्पशंस लिखो, उससे रिलेटेड डायग्राम करो, डायग्राम निकालो। ये चीजें आपको फोकस करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से भी स्ट्रेच करना है। अभी कुछ चीजें मुझे पता है कि उसका आंसर 2 पेज का था, लेकिन एग्जाम में खाली एक ही पेज का स्पेस था, तो फिर क्या किया, एक स्टेप लिखा, बीच का जो स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं लगता है हम स्किप कर देते हैं। जैसे हम 2 साइड एलएचएस आरएचएस लिखते हैं, फिर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, फिर कुछ कट छाट करते हैं, तो कट छाट वाला छोड़ दो, कैलसी पे कर दो और डायरेक्ट आंसर लिखो, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट भी है। मेंस में ये भी गलती हुआ, इवन मुझे एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि मैंने देखा ही नहीं, सेकंड पेज पे स्पेस नहीं है, खाली लास्ट में कितना 2-3 लाइन का जगह होगा, उसमें मैंने आधा क्वेश्चन का आंसर दिया। वो कंपलसरी नहीं मिलेगा मार्क्स, मतलब चेकर ने कैसा किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपको देखना है मेंस में कितना स्पेस अवेलेबल। ऐसा नहीं कि 3 पेजेस दिया तो 3 पेजेस तक लिखना है, 2 पेजेस में 1.5 पेजेस में सफिशिएंट है, लेकिन कंटेंट आना है, कंटेंट उसमें आना है। मेंस का पेपर 2 का कंटेंट कैसा है, मेमोरी का ज्यादा है, उसमें क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको, जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन एडवांस, जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा इस मेथड को कहाँ यूज करते हैं, आप लिख नहीं पाओगे। वैसे सॉम में क्या है, सॉम में आपका वो टेबल रटा हुआ है, सॉम में भी डेरिवेशन, सॉम लाइक मैथमेटिक्स है, सॉम में भी डेरिवेशंस रहेंगे, डेरिवेशंस आएंगे, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल आएगा, वो इजी पार्ट है। इसमें रोबोटिक्स है या नया ऐड हुआ, और मेरा सेकंड में रोबोटिक्स नहीं है, सेकंड में कैड कैम है, थोड़ा सा कैड कैम का पार्ट है, इतना नहीं है। सेकंड इजी है, सेकंड का ठीक ठाक है। सेकंड में सेकंड पेपर, मतलब मुझे तो सेकंड पेपर इजी लग रहा है, क्योंकि एक बार प्रिपरेशन हो जाता है ना, प्रिपरेशन फेज में सबसे ज्यादा हमें टफ लगता है, सॉम लगता है, कॉम लगता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मटेरियल साइंस लगता है। लेकिन एक बार प्रिपरेशन हो जाता है ना, तो ये लाइक मैथमेटिक्स है, हमने याद रखा है, उसको लिखना है सिस्टमेटिकली। लेकिन पेपर 1 में क्या रहता है, पेपर 1 में थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स ऐसा है कि वो ओरिजिन है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने भी करो, हर बार क्वेश्चन अलग ही मिलेगा। खाली इसका थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आईसी इंजन या आप रैक ले लो, मुझे अभी भी कोई बोलेगा ना ईएसी का प्रिपरेशन चालू कर दो, तो मैं पहला सब्जेक्ट उठाऊंगा आरएसी,
आधे दिन में खत्म हो जाएगा, मुझे गारंटी है, क्योंकि उसमें क्या है, ये सिस्टम है, एफिशिएंसी बस इतना ही है। रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज ले लो, साइकोमेट्रिक का ये टेबल ले लो, खत्म है। तो हमें पता रहता है कि कौन सा है। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बहुत कम टाइम में हो जाएंगे और मार्क्स दे जाएंगे, और उसका 100% क्वेश्चन आता है। आरएससी का आप उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी आएगा ही आएगा। उसमें क्या है, वेपर कॉपरेशन साइकिल पे आएगा, नहीं तो वेपर अब्सॉर्प्शन साइकिल पे आएगा, उसमें दो या तीन डेरिवेशन है मेरे ख्याल से, तो साइक्रोमेट्री पे क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी आएगा। 20-25 मार्क का सब्जेक्ट है, तो आधे दिन में होता है, तो फिर छोड़ना। प्रिपरेशन में मेरे साथ जो कलीग जो प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी लोगों का लेट सिलेक्शन हुआ, 1-2 साल बाद हुआ, उनमें और मेरे में क्या डिफरेंस था। ये लोग स्ट्रैटेजी क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट टफ है वो पहला लेते हैं, और मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, जो सब्जेक्ट आता है वो पहले करो, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरा प्रिपरेशन हुआ है, मॉरल बूस्ट होता है। मेरा स्ट्रैटेजी है जो मेरे को आता है। इवन सब्जेक्ट के लिए भी मैं कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये सब्जेक्ट लिया, तो उसमें से इजी पोर्शन क्या है वो पहले खत्म कर दूंगा। वो पता है कि 2-4 घंटे में, आधे घंटे में या एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस है इस सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन खत्म हो। अभी माइनर पोर्शन पता है, उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा तो हो जाएगा। तो मैं, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, ये टफ है मेरे को नहीं आता, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, और जो आता है वो भी स्किप हो जाता है। सिमिलरली सब्जेक्ट्स के लिए भी, जो टफ सब्जेक्ट है उसको लेके बैठते हैं, और जो इजी सब्जेक्ट है वो छूट जाता है। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको स्ट्रैटेजी वर्कआउट करना है तो आपको कंपलसरी एग्जाम क्रैक होना है, मेजर एरिया कवर। मेंस के लिए इतना था। मेंस में अभी जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे टाइम में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आया, और जो एरिया मैंने थोड़ा सा ओवरलुक किया था, और मुझे याद है कि मैंने थोड़ा ब्लफ करने का ट्राई किया। आंसर जो राइटिंग है, आंसर में मैंने सोचा कि क्या है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखते हैं कि इसमें कुछ भी लिखो मार्क मिल जाएगा, मैंने ब्लफ जैसा ट्राई किया था, और मुझे उसका बहुत बड़ा पेनल्टी पे करना पड़ा। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पेपर 1 में आउट ऑफ 300 137 मार्क्स है, 137, जो कि पीयर मेरा सबसे, मतलब मेरा सिलेक्शन में मेरा रैंक पीछे जाने का यही सबसे बड़ा रीजन। और जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे 180 आएगा। एक तो मुझे सेटिस्फैक्टरी मैंने राइटिंग स्किल नहीं हुआ था। पेपर 1 में क्वेश्चन भी अलग अलग आया, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, कंपलसरी क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। प्लस जो नॉन कंपल्सरी ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन में 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, वो भी रॉन्ग सिलेक्शन। जो कंपलसरी क्वेश्चन है फर्स्ट रहता है, उसमें मैंने ब्लफिंग किया, और मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। 137 मार्क्स, मतलब अच्छा हुआ मुझे इंटरव्यू में 120 आया, और मेंस में पेपर 2 में अच्छा है, पेपर 2 में 218 आया, जो कि मैं सोच रहा था 190 के आसपास आएगा। पेपर 2 इतना मिले, पेपर 1 के बाद में लगा कि भाई इस साल भी गया, पेपर 1 में कुछ नहीं कर पाए रहे, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था, पैटर्न चेंज हुआ था, और रिन्यूएबल एनर्जी का इतना आया, और कोई भी क्वेश्चन का मैं एंड तक नहीं पहुंचा था। बहुत हार्डली 3-4 ही क्वेश्चन थे जो 40 मार्क्स का, जैसे 40 मार्क्स के 5 क्वेश्चन नहीं थे, 200 मार्क्स में तो 40 मार्क्स का 1 या 2 ही क्वेश्चन हुआ था जो मैं 100% किया था। बाकी सब में, इवन न्यूमेरिकल में भी जो मैं मेरा स्ट्रॉन्ग मानता था पेपर 1 में, मुझे क्योंकि राइटिंग स्किल में अच्छा नहीं मैं मानता था, लेकिन न्यूमेरिकल में भी फाइनल तक नहीं पहुंचा, बहुत गड़बड़ किया। फिर पेपर 2 में शांत दिमाग से सोचा कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप, हम सिलेक्ट करेंगे ही नहीं, जो आया वो लिखते जाएंगे। कंपलसरी क्वेश्चन लिखा, कंपलसरी लिखने के बाद में जो ऑप्शनल है उसमें देखा कि हाँ ये मेरा अच्छा, और उसमें लिखता गया। उसमें मैंने पूरा पेपर नहीं देखा, भी कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा भी था, उनका कैसा रहता है कि भाई हम क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा भी स्ट्रैटेजी था, मैं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी अपना स्ट्रैटेजी हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है। मैं क्या कहता हूँ, पूरा पेपर पढ़ो, ये क्वेश्चन टिक मार्क करो, और बाद में धड़ाधड़ लिखो। लेकिन एग्जाम में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई हमने सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन, बाद में पता चलता है कि ये गलत है, आधा सॉल्व करने के बाद में पता चलता है कि भाई इसमें तो अलग कुछ पूछा है जो हमसे नहीं हो पा रहा। तो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा गड़बड़ होता है, और पेशेंस छोड़ना नहीं है। पेपर 1 खराब गया, मुझे पता था कि ये खराब गया, सबका खराब गया था। हम एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद प्रिपरेशन करना, हमारा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है। किसी कोई बोला है 230 हुआ है, 220 हुआ है, मेरा भी 220 230 हुआ था। मैं बोला ठीक है, मतलब हम कंपेरेटिवली से पेपर 2 में कुछ होगा तो फर्क पड़ सकता है। पेपर 2 में अच्छा खासा लिखा, और मेरा जो मिथ था कि मेरा राइटिंग स्किल खराब है, पेपर 2 में 218 मार्क्स आए, मुझे पता चला कि भाई मेरा राइटिंग स्किल्स ठीक से, मन में था कि मुझे नहीं आ रहा। पेपर 2 में इज मिला, और जितना मैंने एक्सपेक्टेड किया था 360 मार्क्स एक्सपेक्ट किया था मैंने, पेपर 1 पेपर 2 मिला के मुझे 355 आया। तो मेंस में और बाकी लोगों से मुझे एवरेज में आया। ये मेरा मेंस का सफर था। 14 मई को मेंस हुआ। मेंस के बाद में अभी क्या है, हमारा सिलेक्शन फिर कहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी चक्कर में रहते हैं। फिर पीएसयू का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर
आईआईटी के कुछ राउंड चालू हो जाते, उसका वेट करते। तो मैंने ठीक है 14 मई को मेंस हो गया, 26 या 22 जून को रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, पता चल गया। तो उस टाइम फिर ठीक है अभी मेंस का क्लास करना चाहिए, तो क्लास के लिए भी मैंने सोचा जाने के लिए। तभी तक मेरा 2 इंटरव्यू हुआ था, वो एनजीसी का और आईओसीएल का। लेकिन मुझे लग रहा था कि अपना सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों के आईआईटी में तब तक राउंड में सिलेक्शन हो गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मैं क्लास के लिए गया, 6 जून से क्लास किया। तो डैप फिल करना था, डैप फिल वगैरह कर दिया। 14 या 15 तक 16 तक क्लास था, 16 जून तक। और 14 को ही मतलब दिल्ली के लिए, दिल्ली में क्लास गया पुणे के लिए, पुणे से। तो मटेरियल कुछ लेके नहीं गया, हमने सोचा था कि हर साल जैसा सिविल इंजीनियरिंग का पहला इंटरव्यू होगा, फिर मैकेनिकल का हमारा होगा भी तो 15 अगस्त के आसपास ही होगा। तो टाइम रहेगा, क्लास करके आराम से घर आएंगे, फिर से मटेरियल वगैरह पढ़ेंगे, इंटरव्यू के 2-4 दिन पहले चले जाए। लेकिन 14 को जब डैप का मतलब हमारे इंटरव्यू के डेट्स आए 14 जून को, उसमें पता चला कि मेरा सेकंड डे पे ही इंटरव्यू है। 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, मेरा 1 अगस्त नहीं, जुलाई में क्लास ज्वाइन किया था। जून में रिजल्ट आया, जुलाई में हम क्लास के लिए गए थे। और 6 जुलाई को क्लास किया था। 14 जुलाई तक 14 जुलाई को डैप का रिजल्ट आया कि हमारा इंटरव्यू का डेट 1 अगस्त है मेरा। भाई मैंने तो कुछ सामान लेके आया नहीं, अभी बचा ही 15 दिन में। कुछ प्रिपरेशन किया, हम क्लास में खाली करना है, घर जाके आराम से डिस्कस करके, क्योंकि हम 4-5 लोग थे जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, साथ में आए थे दिल्ली में। बोला आराम से पढ़ेंगे, आराम से डिस्कस करके करेंगे। अभी हालत ये हुआ कि मेरा सेकंड डे पे आया, और इसमें मैं इसी दौरान में सबसे ज्यादा स्ट्रेस में था, क्योंकि जुलाई आ गया, मेरा आईआईटी में किसी सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरा किसी पीयूसी में सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी करेंगे तो क्या करेंगे, तब सभी जगह से हम गए। अभी ईएससी बचा है, ईएससी ने भी ऐसा कर दिया कि साला मेरा सेकंड डे पे ही इंटरव्यू लाया, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, पूरा स्टडी मेटर मेरा नोट्स था पूरा पुणे में था, मैं मतलब फकीर जैसा आया था। अभी करना क्या है, क्लास में भी कुछ इतना किया नहीं, डैप में फिल किया, बहुत सारा हॉबी डाला, बहुत सारा इंटरेस्ट डाला, उसको कुछ प्रिपरेशन किया नहीं। भाई अभी गए, मैं सोचा, फिर मेरे दोस्त चले गए घर, मैं डिसाइड किया कि मेरा मटेरियल नहीं, ठीक है छोड़ दो। मेरे साथ वाला, मेरा जूनियर जो था, वो क्लास लगाया था उस टाइम दिल्ली में, तो उनके रूम पे रह रहा था, तो उनका ही मटेरियल जैसे तैसे दे के मैं क्लास वालों के थोड़े से नोट लेके प्रिपरेशन चालू किया। लेकिन डैप पे ज्यादा काम करना, तो डैप में अभी कोई बताने वाला नहीं है, और स्ट्रेस लेवल देखो कितना बढ़ गया है, मेरे को जॉब नहीं है। मैं इतना आईओसीएल का रिजल्ट नहीं आता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट मेरा आईओसीएल में सिलेक्ट हो जाए, कि आईओसीएल का इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। मैं डेली दिन में 7-8 बार मैं देखता था आईओसीएल के साइट पे जाके, मेरा रिजल्ट आया नहीं आया, सिलेक्शन हुआ नहीं, उस स्ट्रेस में प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था। इवन उस हालत में पहले बोला कि मॉक में मुझे बहुत कम मार्क आए। जिस दिन 14 को पता चलेगा कि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट हुआ है, तो मैंने डिसाइड किया 18 को फर्स्ट मॉक देंगे, पता चलेगा हम कहाँ पे हैं। मॉक में गया, मॉक में मुझे 60 मार्क्स दे दिया, और मॉरली डाउन। भाई अपना ईएससी में भी नहीं होगा, गेट में भी इतना हुआ है कि कोई पीएससी में नहीं हो रहा है, आईआईटी में भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। मूर्खता इतनी की कि मैंने खाली 2 ही आईआईटी बॉम्बे से तो वैसे भी नहीं आने वाला था कि रैंक इतना पीछे, तो खड़गपुर और मदरसा से होप था, उसका पूरा राउंड खत्म हो गया। भाई गए, इतना स्ट्रेस लेवल में था, मैं क्या बताऊं, मेरा प्रिपरेशन का कुछ मटेरियल नहीं था, मैं तो ऐसे ही अभी गए। फिर मैंने धीरे धीरे डैप के ऊपर अपना हॉबीज, और गलती इतना किया, डैप मैंने इतना गलत फील किया जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो उसमें हॉबी 3 हॉबी डाला, 3 इंटरेस्ट डाला, खो खो डाला, कबड्डी डाला, मैंने हैंडबॉल डाला, ट्रैकिंग स्पोर्ट्स डाला। अभी इतना डाला है तो इसका प्रिपरेशन भी तो करना है, तो इसका नेट से इंफॉर्मेशन लेके पढ़ाई फिर करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूछेंगे कंपलसरी, मुझे नहीं आएगा तो बोलिए तुम्हारा हॉबी किस काम का है। और ट्रैकिंग फोर्स था, लेकिन हमें इतना नहीं रहता, हॉबी वॉलीबॉल रहता है, हैंडबॉल डाला था, लेकिन फिर ग्राउंड का क्या है, इंटरनेशनल प्लेयर क्या है, ये वो तब पता चला कि भाई सबसे बड़ी गलती की है डैप में। तो जो भी कोई डैप फिल करेगा उसको ये प्रिकॉशन लेना है कि डैप में डालना है तो भाई उसका प्रिपरेशन भी इतना करना पड़ता है, कम डालो, जो हॉबी और इंटरेस्ट में जो डालना है सटीक डालना, नहीं तो इतनी वाट लग जाती है, टाइम नहीं मिलता है। मैंने 4-5 दिन मेहनत किया, फर्स्ट मॉक इंटरव्यू इतना खराब, मॉरली और डाउन हो गया। फिर आईओसीएल का रिजल्ट आया, आईओसीएल में सिलेक्ट नहीं हुआ, अभी खत्म हो गया, बोला बचा ही नहीं अपनी जिंदगी में कुछ, इतना लो में चला गया मेरा प्रिपरेशन। दोस्त लोग चले गए, बाकी लोग क्लास में जाते थे, मैं रूम में अकेला रहता था। मैंने इवन पापा को फोन किया, मेरे को रोना आ रहा था, मेरे साथ ही जिंदगी में ऐसा कोई हो रहा है। मतलब हर बार मैं कुछ भी करने जाऊँ, मेरा एक तो अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो सिलेक्शन मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसमें भी देखो यूपीएससी में इंटरव्यू निकल तो मेरा ही सेकंड डे पे, मेरा दोस्त जिनका ठीक ठाक है, हर जगह सिलेक्शन हुआ है, उनको टेंशन नहीं है,
मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, मेरे को इतना कम टाइम दिया। पापा बोले देख तुम बिंदास इंटरव्यू दे दे, तेरी जिंदगी में क्या बुरा हो सकता है, कहीं नौकरी नहीं लग जाए, तो आराम से घर आ जा, हम दोनों मिलकर खेती करें। ऐसा नहीं कि इतना दिन मैंने खेती किया, ऐसा नहीं कि तुम चारों को पढ़ा है, तो हम मिलकर खेती करेंगे और लीज पे लैंड लेंगे, लेकिन तू परेशान नहीं होना, आराम से इंटरव्यू देगा उस दिन। क्योंकि हम ये चीजें किसी को शेयर नहीं कर पाते ना, कि दोस्त चला गया वो आराम से घर में मजे, उसका किसी एक का 16 अगस्त का है, एक का 24 अगस्त का है, तो टाइम है, मेरे को टाइम नहीं, तो मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था। पापा की एक बात इतनी अच्छी लगी, मैं बोला उस टाइम ठीक ठाक लगा। उसके बाद में 26 या 27 को फिर IIT मद्रास में स्पॉट में मेरा सिलेक्ट हुआ थर्मल इंजीनियर, तो रिलीफ मिला। हाँ अभी वेस्ट नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, एक साल बर्बाद नहीं हुआ, कहीं ना कहीं लग गया IIT मद्रास में। फिर मॉक दिया, तो उस मॉक में मेरे को 96 मार्क्स आए। फिर मैंने सोचा कि यार अभी जिंदगी में जितना बुरा हुआ है इससे ज्यादा बुरा नहीं होगा। इंटरव्यू में गया, वहां पे सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये पढ़, मैंने सुबह 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 न्यूज़पेपर लिया था, पढ़ा था। कोई लोग नाश्ता कर रहे हैं, ब्लेजर वेजर तो सब लोग लेके गए थे, हमें आदत नहीं रहता। मैं ब्लेजर लेके गया था, लेकिन फिर मैंने वहां पे डिसाइड किया कि जिस चीज में मैं कंफर्टेबल रहूँ, एक चीज पहनने से नहीं, मैं ब्लेजर अंदर पहन के नहीं गया। मैं बोला मैं टाई और इसमें रहूंगा, टाई का भी आदत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मल लगना है, इसलिए मैंने फॉर्मल ही गया। और मेरा इंटरव्यू लिस्ट के हिसाब से सेकंड था उस दिन। पैनल के पास जाने के बाद फिर से शफलिंग किया, तो मेरा इंटरव्यू लास्ट था। तो कुछ नहीं, जो भी कुछ आ रहा है इंटरव्यू दे रहा है, जा रहा है। मैं कुछ न्यूज़पेपर में, हर कोई अपना नोट्स पढ़ रहा है, मतलब अंदर तो लेके जाने के लिए कुछ रहता नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, डिस्कशन कर रहा है, ये वो। मैं आराम से बैठ के मस्त एकदम, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो, चिल रहा हूँ। अपनी जिंदगी में इतना बुरा हुआ है और कुछ बुरा होने वाला नहीं। जब मेरा नंबर आया, मैं इसके बाहर बिठाते हैं, आपके पहले एक कैंडिडेट अंदर रहता है तो आपको बाहर बिठाते हैं, थोड़ा कूलर वूलर चला रहता है। मैं कुछ नहीं, आराम से, बाकी लोग ऐसे डरे वरे रहते हैं। मैं सोच लिया जिंदगी में इतना बुरा हुआ, अगले साल आना पड़ सकता है हम लोगों को, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा मेंस ठीक है, प्रीलिम में मुझे एज है, कुछ भी करके मुझे 100 मार्क्स लाने, 100 मार्क्स लाएंगे तो कितना 54 56 कुछ वैकेंसी है, मतलब जनरल का, तो मेरा लास्ट रैंक तो आ सकता है। मुझे 100 मार्क्स लाना है, इतना 100 का माइलस्टोन पार करना है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में मुझे इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया था। 100 लाना है भाई, तू तेरा सिलेक्शन होगा, 100 ला। तो मैंने यही सोच के गया कि ठीक है, होगा जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल डरा नहीं। लाइफ में फर्स्ट टाइम में ऐसा था कि पूरा कॉन्फिडेंस में था, कुछ टेंशन में नहीं था। पैनल के अंदर गया, उन्होंने इतना कंफर्टेबल किया मुझे, आने के बाद आराम से बिठाने, वो बोले कि रिलैक्स बैठो, हमारा ये कुछ नहीं कि आप इसी पोस्चर में रहना, ऐसा नहीं। चेयरमैन भोसले सर थे, उन्होंने एकदम रिलैक्स किया, और उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस, 100 टाइम्स मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि भाई आज अपना कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाता। हिंदी में उन्होंने बोला कि हिंदी में बोलना, हिंदी में उन्होंने ही ऑफर किया। जनरली दूसरा पैनल में जो चेयरमैन था वो पूछता नहीं था, तो इंग्लिश में पूछना है उनको कि मुझे हिंदी में बोलना, तो हम लाचार से ऐसा, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया, तो अपॉर्चुनिटी दिया तो डेफिनेटली मैं बोला कि हिंदी इंग्लिश में। इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा गया ऐसा नहीं है। टेक्निकल में मेरा डिजाइन से स्टार्ट हुआ, रिवेटेड ज्वाइंट से, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कैसे कैसे करेंगे, प्रोसेस पूछा, अजम्पशन पूछा। इनिशियली में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन ठीक है, अभी हुआ हुआ। सेकंड पैनल मेंबर ने थोड़ा सा फिर इससे मटेरियल साइंस से पूछा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उस टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस आया, उधर मैंने बताया था, अच्छा खासा बताया था। फिर चेयरमैन ने जब इसमें टैप के बारे में पूछा, अपने स्कूलिंग के बारे में पूछा, तो ये इंटरव्यू के बाद टाइम ये सोचना है कि हमने जो फिल किया, आपने लिखा है, उसमें प्रिपरेशन भी किया, तो उन्होंने पूछा ये है वो है। फिर उन्होंने मुझे, चेयरमैन ने ये पूछा था कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट था, उनके पास टाइम था, और हमारे इसमें क्या हुआ था, एक मेंबर नहीं आया था, 6 लोगों का इंटरव्यू रहता है, 5 ही लोग, एक आया था, तो टाइम था। तो बोले कि अभी ठीक है, तुमने गैप हो गया, तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है, मेरे को बताओ अभी तुम्हें इंटरव्यू से होने के बाद में तुम कहाँ जाओ। तो मैंने क्या बोला, सर मैंने डैप में लिखा है जैसे कि ट्रेकिंग फोर्ट्स, हॉबी लिखा है मैंने। तो फिर मैंने 2 फोर्ट्स लिखा है, लाल किला है और एक किला है। तो मैंने सोचा कि सर ये 2 किले हैं, जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं कल जाने का प्लान किया हूँ, तो मेरे पास टाइम है, आज का दिन है, इसमें मैं हॉबी के हिसाब से याद आऊंगा। फिर मेरा इंटरव्यू और खींचा कि फिर फोर्ट्स है, फिर ट्रेकिंग फोर्ट्स है, तो वो क्या बोले कि महाराष्ट्र के फोर्ट्स और ईस्ट फोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। फिर टैप पे मेरा हॉबी के ऊपर मैंने खींच के ला, एक बार यहाँ पे आया तो पूरा इंटरव्यू फिर 10 मिनट मेरा उस पर ही चला। फिर शिवाजी महाराज का फोर्ट्स रहता है महाराष्ट्र, तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। फिर शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पे चला गया, फिर तुम उनके खुद से क्या रिलेट करोगे, ये चीजें थोड़ा बहुत चला, हिस्ट्री पे चला गया थोड़ा बहुत, जो कि मैंने प्रिपरेशन किया था इस टाइम में। मैंने, क्योंकि मैंने ट्रेकिंग फोर्स डाला था, तो प्रिपरेशन में जाने के टाइम, ट्रेन से पूना से वहां दिल्ली जाने तक ऑलमोस्ट 28 आवर्स लगता है, झेलम एक्सप्रेस। तो उसमें मैंने ई पे
एक शिवाजी महाराज का एक कादम्बरी था, श्रीमान योगी, वो पढ़ लिया था क्योंकि मैंने इंटरव्यू में डाला है, तो कंपलसरी मेरे को कुछ ना कुछ आना है। गलती से हिस्ट्री में पूछ लिया कि फोर्स का क्या है, इतना हिस्ट्री है, तो मैंने पूरा हिस्ट्री वहां से पढ़ लिया था। मेरा 10 मिनट इंटरव्यू उसमें चला। ठीक है, स्टार्टिंग खराब होता है, लेकिन बात टेक्निकल में ज्यादा नहीं दिया, नॉन टेक्निकल में अच्छा खासा, मतलब सेटिस्फैक्ट्री मैंने दिया। जब इंटरव्यू से बाहर आया मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई 100+ आने वाला है और तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। अभी रैंक कितना आएगा वो पता नहीं था। और ये था कि फर्स्ट को इंटरव्यू था और सेकंड को मेरे को IIT मद्रास में ज्वाइनिंग की। तो सेकंड में IIT मद्रास में जाके ज्वाइनिंग किया, तो 11 सितंबर का रिजल्ट आया। तो वो तो अलग कहानी है, मैं ग्राउंड पे था क्योंकि डेली हम क्या करते हैं, लास्ट इंटरव्यू होने के बाद 10 दिन रहते हैं, 10 दिन के आसपास रिजल्ट आने लगता है। तो डेली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यूपीएससी आ जाएगा, कल आएगा। और एक टाइम होता है कि हम थक जाते हैं, डेली देख रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा। और उसी दिन में 2 घंटा लेट मैं फील्ड पे मोबाइल घर में रूम में छोड़ के मस्त ग्राउंड में जाके रनिंग वनिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। जब मैं रूम पे आया तो देखा इतना मिस कॉल आया मेरे को, एक तो कुछ तो हो गया है, टेंशन में आ गया तो क्या होना है क्या है। तो सामने वाले रूम में एक बोला था, उसको बोला कि भाई ये इसका रिजल्ट आया लग रहा है, तुम चेक कर लो एक बार। चेक किया तो उसने मेरा रैंक 31, मैंने कंफर्म किया, फिर पापा को फोन किया, पापा मेरा रैंक आ गया 31। तो वो मोमेंट ऐसा था कि तब तक पापा बोले कि हम लोगों को सबको पता चल गया, मेरे दोस्तों को सब लोगों को पता चल गया था मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ये मेरा स्टोरी था। तो प्रिपरेशन में क्या है, लो आता है, स्ट्रेस तो कंपलसरी आता है। इवन मैं गलतियां की, अपने खुद की गलतियां से ही मुझे स्ट्रेस आया था। लो टाइम था, सबसे लो टाइम वही था इंटरव्यू से पहले वाला, कि सिलेक्शन नहीं हुआ क्यों, नहीं उससे उभरना आपको ही है। तो ये मेरा स्टोरी था। बाकी लोग कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी का, ऐसा नहीं कि आप IITian होने चाहिए, आपको हिंदी आ रहा है, आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आ रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मिथ रहता है। सिंगल ईयर में आप स्ट्रैटेजी करो, मेन क्या है, मेहनत करो। बाकी लोगों जैसा व्हाट्सएप फेसबुक में टाइम पास करो। और मैं लिटरली बोलता हूँ, सोशल मीडिया का यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू तक के ना सोशल मीडिया का बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इनसे अलिप्त हो जाओगे, क्योंकि मैं मानता हूँ आप यदि व्हाट्सएप या फेसबुक खोलेंगे तो आधा घंटा या 1 घंटा उसमें बर्बाद करो कंपलसरी। मैं ये नहीं कि कुछ लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए जा सकते हैं, हर एक का स्ट्रेटेजी। मैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए यूट्यूब पे साउथ इंडियन का मूवी डेली शाम को सोने से पहले आधा घंटा एक साउथ इंडियन मूवी रनिंग इसमें देखता था, क्योंकि मैं स्ट्रेस रिलीव होता था। आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें इसका ये चल रहा है, पॉलिटिकल ये इश्यू चल रहा है। मेरा दोस्त किया है, मेरे दोस्तों का ये गलती है कि वो उसमें ही डिबेट उनका इस पे हो रहा है, हम प्रिपरेशन इसका कर रहे हैं। आप ये पॉलिटिशियन ने ये डिसीजन, उसके ये नहीं बोलना था भाई, एग्जाम में वो तो आने वाला नहीं है। तो यही है कि आप सोशल मीडिया का सोच समझ के इस्तेमाल करिए, और यही मेहनत का है। यदि आप लोग जितना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा उतना जल्दी लाइफ में रिलैक्स करो। सिलेक्शन हो गया, अभी कुछ टेंशन नहीं है, ये तो 3 साल मेहनत करना। मैंने तो इवन IIT मतलब रिजल्ट आने से पहले मैंने ठान लिया था, रिजल्ट आता है ESC का, सिलेक्शन हो जाता है, मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन खुदा में खास्ता नहीं होता है, तो मैंने सोचा था इस साल खाली गेट का प्रिपरेशन करूँ, ESC का नहीं करूंगा, गेट का प्रिपरेशन। क्योंकि मुझे पता था मैंने जो गलतियां किया सुधारूंगा तो 100 के आसपास रैंक लाना हम ला सकते हैं, मेहनत करने का। सिलेक्शन PSU में कहीं ना कहीं हो सकता है, तो मैंने गेट का ठान लिया था। लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि थक गया था, इतना प्रिपरेशन किया, जिंदगी में पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग से रिजल्ट तक, बस पढ़ रहा हूँ, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए था। तो इसलिए ऐसा डरने का कुछ है नहीं है। आप लोग बस मेहनत करिए, मेहनत में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। यही है मेरा थैंक के यू लिए सर, थैंक यू सो मच सर। इतनी सारी चीजें जानने के लिए मिली और आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम यहाँ पर निकाल के दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कभी भी कोई दिक्कत रहे, कोई परेशानी रहे, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, जो भी है हम और सर मिलके इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग ऐसी सेशंस और लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।